में कुछ टॉपिक बचा हुआ था जिसको कल हम लिखवाए नहीं थे, उसी को आज हम लोग जैसा एक बार फिर से रिकॉल कर ले रहे हैं। देखे थे सीमेन का मतलब क्या होता है, बीर, और बीर में 10% क्या होते हैं, शुक्राणु, और प्लस 90% होता है सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें बताया जाता है कि सेमिनल प्लाज्मा के अंतर्गत आते हैं एंजाइम्स, प्रोटीन और खनिज, ये सब चीज। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या चीज का, कि पुरुष में यौवनारंभ समान रूप से 13 वर्ष की आयु में शुरुआत होती है। जनरली कहा जाता है कि कोई अगर लड़का जो होता है, पुरुष होते हैं, मेल होता है, उसका टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है 12 साल से 13 साल की उम्र में। जब उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू होता है तो उसका जो टेस्टिस होता है, उस टेस्टिस के अंदर में क्या बनता है, ये बीर बनना शुरू हो जाते हैं, समझ गए, यानी कि सीमेन बनना शुरू हो जाता है, स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। फिर कहा जाता है कि जब 13 साल से बनना शुरू होता है तो जनरली 18 साल, 19 साल, 20 साल एक ऐसा एज आता है पुरुष का जिसमें सबसे ज़्यादा बीर बनता है, समझ गए, यानी कि बीर बनने का कह सकते हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा हो जाता है, इसके अपेक्षा 13 साल 14 साल के अपेक्षा ज़्यादा वहाँ पर बीर बनना शुरू हो जाता है। किस एज में, तो ये 20 साल के एज में, 18 साल के एज में, जब वो किशोरावस्था खत्म करता है तब। अब देखा एक मनुष्य का ऐसा एज आता है जिसमें सबसे ज़्यादा बीर बनता है, वो एज होता है 30 साल, समझ गए। 30 साल का ऐसा एज है जो पुरुष में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बीर बनना उस समय शुरू होता है, समझ गए। यानी 30 साल के उम्र में जो कोई भी पुरुष होते हैं उनके टेस्टिस में बीर बनने का क्षमता क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, और उनका जो स्पर्म होता है वो ज़्यादा ही क्या हो जाते हैं, मजबूत होता है, समझ गए। अब देखा जाए नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष के शरीर में किस उम्र में बनना शुरू हो जाते हैं, 13 वर्ष या 12 से कर सकते हैं, 12 वर्ष में बनना शुरू हो जाता है। अब देखिए जिस प्रकार से कहा जाता है महिलाओं के शरीर में अंडाणु बनना कब से शुरू हो जाता है, तो 12 से 14 साल की उम्र में बनना शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से पुरुष में भी क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये पुरुष में बनना कब शुरू होता है, तो 12-13 साल की उम्र में बनना शुरू हो जाता है। लेकिन कह सकते हैं कि इसके अपेक्षा ज़्यादा कब बनता है, 20 साल, 25-20 साल, 18 साल, 20 साल, इस एज में। उससे भी ज़्यादा कब बनता है, 30 साल की उम्र में, समझ गए। अब देखा जाए यदि कोई पुरुष का वीर समान वीर आयतन से अधिक होता है, तो समझिए कि पुरुष का जो वीर आयतन होता है, पुरुष का वीर आयतन कितना ml होते हैं, 7 ml, 5 से 7 ml होता है कि 5 ml से कितना ml बनना चाहिए, 7 ml। अब 5 से 7 ml जब ये बनता है तो जनरली कहा जाता है क्या चीज, कि अगर इससे ज़्यादा भी बन रहा है, कुछ ऐसे पुरुष हैं जिनका टेस्टिस में क्या होता है कि बीर बहुत ज़्यादा बनते हैं, सीमेन बहुत ज़्यादा बनता है, यानी मान लिया जाए कि 10 ml बन रहा हो, 15 ml बन रहा होगा, 20 ml बन रहा हो, तो ज़्यादा ml भी बनना एक प्रकार से, ज़्यादा सीमेन भी बनना एक प्रकार से क्या चीज़ है, डिसऑर्डर है, एक प्रकार का बीमारी है। वो बीमारी का नाम क्या होता है, तो उस बीमारी का नाम है हाइपरस्पर्मिया, हाइपरस्पर्मिया। अगर किसी पुरुष के टेस्टिस में 5 से 7 ml से ज़्यादा अगर बीर बन रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरस्पर्मिया। अगर किसी पुरुष के टेस्टिस में 5 से 7 ml से कम बीर बन रहे हैं, मान लिया जाए 1 ml बन रहा है, 3 ml बन रहा है, तो ये हो जाता है हाइपोस्पर्मिया। ये क्या हो जाते हैं, हाइपोस्पर्मिया। जिसमें ज़्यादा बनता है उसमें हाइपर, और जिसमें कम बनता है उसमें क्या चीज़, हाइपो, समझ गया। कम बनने वाला में हाइपो, और जिसमें ज़्यादा बनता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपो, समझ गए, हाइपर। अब देखिए ऐसे भी ना होता है हाइपर, बल्कि तू हाइपर हुई थे ना, हाइपर मैंने कहा होता बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाना, समझ गए। हाइपर होना, टेम्पर होना, ये सब क्या हो गया, ज़्यादा मात्रा में। तो 5 से पुरुष में बीर बनने का क्षमता कितना ml होता है, कितना उसका आयतन है, 5 से 7 ml। इससे ज़्यादा बन रहा है तो हम बोलेंगे कि इसका बीमारी हो गया हाइपरस्पर्मिया। अगर कम बनता है, 1 ml, 2 ml, 3 ml बनते हैं, तो ये हो जाता है क्या चीज़, हाइपोस्पर्मिया। अब देखिए, अब यहाँ पे कहा जाता है कि मान लिया जाए कि बीर पेट में चला जाए मुंह के माध्यम से, तो क्या बीर मतलब वो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है, तो नहीं, क्योंकि जब बीर यानी कि जो सीमेन होता है मुंह के थ्रू पेट में जाएगा, पेट में कौन सा चीज़ है,
पाचन एंजाइम्स हैं, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड है। जाने के बाद क्या होता है, ये क्या होता है, किस नेचर का होता है, बीर क्षारीय नेचर का होता है। और पेट में कौन सा है, अम्ल है, उसको रिएक्शन करके क्या बना देगा, अम्ल और क्षार मिलता है, क्या बना देगा, लवण बना देगा, यानी उदासीन बना देंगे। तो जनरली कहा जाता है कि जब वीर को पेट में जब वीर पेट में जाता है तो वहां जाकर के क्या हो जाते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता है, समझ गए। फिर कहा जाता है कि पुरुषों में एक सेकंड में कितना स्पर्म बन करके तैयार हो जाते हैं, तो 1500 स्पर्म का सेल बन करके तैयार हो जाता है। और पुरुष के 1 ml जो वीर होता है, 1 ml वीर, उसमें कितना शुक्राणु की संख्या होती है, तो 1 पॉइंट यानी कि 1.5 करोड़ शुक्राणु से लेकर लगभग 4 करोड़ शुक्राणु, यानी कि 1 ml वीर की अगर हम बात करते हैं, 1 ml सीमेन की बात करते हैं, तो 1 ml सीमेन में कितना होता है, कम से कम 1.5 करोड़ से लेकर के 4 करोड़ तक के शुक्राणु की उपस्थिति होती है। और कोई इतना जनसंख्या रहने के बाद भी 3 करोड़, अब बताओ 1 ml में इतना है, तो जिसका 5 ml बन रहा होगा उसमें तो ज्यादा संख्या काउंट होगा। अब यहाँ पर बताया जाता है कि पुरुष में वीर की संख्या करोड़ों में होते हैं। अब उस करोड़ों में कोई एक स्ट्रॉन्ग जो स्पर्म होता है वो अंडाणु से रिएक्शन करता है, समझ गए। कोई एक स्पर्म इस प्रकार से रहेगा और यही स्पर्म क्या होते हैं, जाकर के रिएक्ट करते हैं अंडाणु से। और जब रिएक्ट करता है तो इसमें एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो फिगर बनाया गया है एक स्पर्म का बनाया गया है, समझ गए, पूरा वीर का नहीं बनाया गया है, एक स्पर्म का। अब इस स्पर्म में जो आगे वाला पार्ट होता है, जो आगे ऐसे ऐसे मतलब जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या चीज, एक्रोसोम। एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम लिख दिए थे, एक्रोसोम होता है। तो एक्रोसोम जो ये पार्ट है ये अंडाणु में रिएक्ट यही करता है। निषेचन की क्रिया जब होती है, यानी महिला के अंडाशय में उपस्थित जो अंडाणु होता है, उस अंडाणु से रिएक्ट करने का काम कौन करता है, ये वाला, समझ गए। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जाकर के रिएक्ट करता है निषेचन की क्रिया में, फर्टिलाइजेशन की क्रिया में। ये सब जो आपको दिखाई दे रहा होगा जिसको हम लोग टेल कहते हैं, तो ये टेल का काम क्या चीज है, टेल का काम है कि इसको टेलना, इसको क्या करना, टेलना, और टेल करके आगे की ओर क्या करना, पहुंचा देना, समझ गए। अब देखा जाए जो ये स्पर्म होते हैं, इस स्पर्म में बीचों बीच यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, ये होता है न्यूक्लियस। शांति से बैठेगा, ये है क्या चीज आपका, न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस जो है ये वाला, ये अंदर जाता है, यानी कि अंडाणु के अंदर जाते हैं, अंडाणु से रिएक्शन करता है, तो ये टूट करके इसमें विभाजन की क्रिया होना शुरू हो जाता है। अब कहा जाता है कि यहाँ पे जो उपस्थित होते हैं, जो आपको ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये क्या करता है कि इसके साथ जो एक्रोसोम होते हैं, इसके साथ वो इंटर करता है, किसके साथ, अंडाणु के साथ। और अंडाणु के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन की क्रिया में आती है। तो स्पर्म जो होता है, इस स्पर्म का 3 पार्ट होता है, एक होता है हेड, एक होता है टेल, और एक होता है मिडिल पार्ट, समझ गए। मिडिल पार्ट हेड हो गए, टेल हो गए। अब देखिए हेड का काम क्या है, हेड का काम है किसी अंडाणु से यानी किसी एग से जाकर के जुड़ना, और जो यहाँ पर रिएक्ट करने का काम करता है वो कौन काम करता है, एक्रोसोम। यानी अंडाणु के साथ जो निषेचित करने में जिसका योगदान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि स्पर्म के कौन सा ऐसा भाग है जो अंडाणु से जाकर रिएक्ट करते हैं, तो क्या चीज, एक्रोसोम, समझ गए। ये एक्रोसोम है जो अंडाणु से जाकर के रिएक्ट करता है। और ये जो टेल है ये क्या करता है ना, किसको मतलब कि आगे बढ़ने में मदद करता है, जो स्पर्म होते हैं उसको आगे बढ़ने में ये मदद करता है। ऐसे ऐसे करके मतलब कि जैसे जो कुक नहीं देखे हो, जो ऐसे चलता उलता रेंगता उंगता है, तो जो कुक को देखे पीछे वाला पार्ट होता है उसको मोड़ता है तो आगे मुझे जाता है ना। तो ये मोड़ने से क्या होता है, इसको फोर्स मिलता है और ये आगे की ओर क्या करता है, मूव करता है, समझ गए। अब देखा जाए वीर में रक्त की उपस्थिति, कभी कभी क्या होता है कि वीर में रक्त की उपस्थिति आ जाते हैं, और जब वीर में रक्त की उपस्थिति आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हेमटोस्पर्मिया बीमारी। अगर मान लिया जाए किसी पुरुष का वीर में यानी कि सीमेन में क्या आ जाए,
रक्त की उपस्थिति आ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं हेमटोस्पर्मिया। समझ गए, हेमटोस्पर्मिया। अब देखिए पुरुष को अगर हम बात करें तो अब क्या होता है ना, अब के दिनों में क्या है कि लव मैरिज पूरा एकदम छा गया है। समझ गया, तनी सु लड़की के देखा नहीं, प्यार हो गया, तुरंत 4 दिन में कहा हम तुमसे ब्याह करेंगे। समझ गया, लेकिन कितना खतरनाक चीज ये सिस्टम है, ये जीवन शैली हम लोग को क्या करेगा, एक दिन बर्बाद कर देगा। समझ गया, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले के जमाना में क्या होता था, कुंडली मिलाया जाता था। अब कुंडली मिला करके शादी किया जाता था क्योंकि उस समय ज्योतिष विज्ञान थे, वहां पर भी क्या था, विज्ञान था। अब क्या आया कि ज्योतिष विज्ञान को लोग कम मानते हैं, विज्ञान को ज्यादा मान रहे हैं आज के दौर में। लेकिन आज के दौर में अगर विज्ञान को आप मान रहे हैं तो अगर कोई भी लड़की से शादी करने के लिए आप जा रहे हैं या लड़का से शादी करने के लिए जा रहे हैं तो लड़का लड़की दोनों के लिए 5 गो टेस्ट करवाना जरूरी होता है। समझ गए, पहला टेस्ट जो होता है ना, अगर मान लीजिए कि 5 टेस्ट नहीं करवाते हैं तो आगे आपका अगर शादी होता है किसी लड़का से या किसी लड़की को लड़का से या लड़का को लड़की से तो बहुत ज़्यादा खामियां भुगतना पड़ सकता है। पहला चीज़ है, पहला टेस्ट क्या करवाना चाहिए, पहला टेस्ट करवाना चाहिए उसको ब्लड ग्रुप का। समझ गए, ब्लड ग्रुप का टेस्ट, जैसे मान लिया जाए कि ब्लड ग्रुप में एक RH फैक्टर होता है। समझ गए, अब वो RH फैक्टर अगर मान लिया जाए कि हमरा है प्लस, हमर मेहरारू के है माइनस। समझ गया, ब्लड ग्रुप है ओकरा B है, कुछ ब्लड ग्रुप रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो RH फैक्टर होता है ना वो मान लिया जाए डिफरेंट है, हमरा प्लस है और उसका क्या चीज है, माइनस। तो अब क्या होगा कि जब मान लिया जाए कि RH फैक्टर प्लस और हमारा क्या है माइनस, या दोनों का डिफरेंस रहे। समझ गया, तो डिफरेंस रहने के बाद जीवन शैली तो हम लोग का जान ही रहे हो कि आजकल क्या चल रहा है, खराब चल रहा है। अब क्या होता है कि उसके कारण से आपको जो बच्चा मतलब कि जन्म लेगा वो बच्चा कोई एक ही जन्म ले सकता है। समझ गए, उसके बाद अगर दूसरा कोई बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा मृत्यु हो जाएगा। समझ गए, या बच्चा का मृत्यु पेट में हो जाए या बाहर निकलने के बाद क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो ये कब होता है कि जब ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर दोनों का क्या हो, डिफरेंस हो, एक का प्लस एक का माइनस हो, तब ये क्रिया होती है। तो ब्लड ग्रुप चेक करवाना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। दूसरा चीज होता है सीमेन का चेक करवाना, वीर का चेक करवाना। वीर किस में उपस्थित होते हैं, पुरुष में। अब पुरुष को ई चलते वीर चेक करवाना चाहिए शादी के पहले, क्योंकि वो बाप बन सकता है कि नहीं बाप बन सकता है। उसका जो पुरुष का वीर है यानी कि जो सीमेन है वो अच्छा क्वालिटी में बन रहा है कि नहीं, अच्छा क्वांटिटी में बन रहा है कि नहीं, 5 से 7 ml वीर बन रहे हैं कि नहीं। अगर 5 से 7 ml वीर नहीं बनेगा, उसका स्पर्म नहीं बनेंगे तो वो किसी महिला को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है और उसको कह सकते हैं कि वो पुरुष कभी बाप नहीं बन सकता। तो वीर चेक करवाना यानी कि सीमेन का टेस्ट करवाना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तीसरा चीज होता है क्या चीज, ये अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है किसमें, लड़कियों को यानी महिलाओं को। तो अल्ट्रासाउंड में ये चेक किया जाता है कि महिला के जो अंडाशय है उसमें अंडाणु बन रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका पीरियड उरियड नहीं आता फिर भी ब्याह हो जाता है। समझ गए, बोला आते ना बाद में आती ना। अब बाद में करने के चक्कर में क्या हो जाती है कि ब्याह तो हो गया, अब लड़का है जो उसको हो ही नहीं रहा है। समझ गए, बच्चा पैदा हो ही नहीं रहा है, अब दिक्कत में पड़ जाती है। यानी कि अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि उसका अंडाणु जो बन रहे हैं अंडाशय में वो हेल्दी अंडाणु बना रही है कि नहीं बन रहा उनके शरीर के अंदर में। अब अंडाणु की संख्या मतलब की सामान्यता सही है कि नहीं। समझ गए, फिर एक होता है थैलीसीमिया। समझ गए, थैलीसीमिया भी चेक करवाना चाहिए। अगर मान लो कि हस्बैंड वाइफ दोनों का थैलीसीमिया बीमारी है, समझ गए, हस्बैंड को भी थैलीसीमिया का बीमारी है और पुरुष का भी थैलीसीमिया का बीमारी है। अब मान लिया जाए कि वो दोनों के संपर्क से बच्चा पैदा ले भी लेता है। अब बच्चा पैदा लेने के बाद देखिएगा बच्चा को हमेशा क्या रहेगा, तबीयत खराब रहेगा। समझ गए, उसका मानसिक स्थिति खराब रहेगा। समझ गए, थैलीसीमिया एक बीमारी होता है। अब उस बीमारी के चपेट में मान लो कि पुरुष भी है, हमारा पत्नी भी है। समझ गए, अब हमनी दोनों के संयोग से एक बच्चा जन्म लिया, उस बच्चा का हमेशा क्या रहेगा, तबीयत खराब रहेगा, ब्लड की कमी रहेगा। समझ गया, उसके शरीर में ब्लड की कमी रहेगा। हो सकता है कि 20-25 साल के बाद वो बच्चा क्या हो जाए, डेड कर जाए, मर जाए। समझ गए, ऐसा चीज होता है। और लास्ट एक चीज और है, HIV टेस्ट पुरुष और महिला दोनों को करवाना चाहिए। पुरुष महिला को इसलिए करवाना चाहिए, ये चलते नहीं कि लड़की गलत कुछ कैले है या लड़का कुछ गलत कैले है। समझ गया, ये चलते
थे कि आजकल जीवन शैली हम लोग का क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, समझ गए। अब एक प्रकार से HIV जो टेस्ट है ये एक संक्रमण टेस्ट होता है, समझ गए, संक्रमण बीमारी होता है जो वायरस से फैलता है। अब किसी रूप में भी वायरस लग सकता है, समझ गए ना। हो सकता है कि मान लिया जाए इंजेक्शन कोई एड्स वाला आदमी के दिया होगा, संक्रमण युक्त है, वही इंजेक्शन आपको घोप दिया, समझ गए, आपको भी हो गया। मान लिया जाए दाढ़ी उड़ी बनाया होगा कोई पुरुष को, वही दाढ़ी बना दिया ब्लेड से आपको, तो इससे भी आपका हो सकता है। तो इस कारण से क्या होता है ना कि संक्रमण बीमारी हेपेटाइटिस HIV टेस्ट करवाना चाहिए। HIV के साथ साथ होता है एक हेपेटाइटिस B और C, समझ गए, हेपेटाइटिस B और C पुरुष और महिला दोनों के लिए चेक करवाया जाता है। और एक टेस्ट होता है VDRL। ये अगर 5 टेस्ट करवा लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब बहुत सारी महिलाएं हैं जो डायरेक्ट कहती है चल ना प्यार हो गलू ना हो चाहे ना कुछ, समझ गया, तो प्यारे भर तो जिंदगी निश्चित है, और बाद गुलबी घाट चल जाए, ठीक ना। तो ऐसा बात नहीं है, पुरुष में भी गलती होता है और महिलाओं में भी गलती होता है, लड़कियों में भी गलती होता है। तो दोनों को क्या करना चाहिए, मिल करके चेकअप करवा लेना चाहिए। देखिएगा, जब कोई महिला को बच्चा नहीं होता है तो महिला के ले जाना चाहिए कि चलिए जी तोरे में दिक्कत है, लेकिन हम कहते हैं कि 99% महिला में कोई खराबी नहीं होता है। पुरुष में अगर कोई किसी महिला का बच्ची पैदा हो रहा है या खाली बच्चे पैदा हो रहा है, समझ गया, एकदम लाइन लगे है, खाली मतलब बच्चा निकल रहा है मार्केट में, समझ गया, या खाली लड़की पैदा कर रहा है, या तो मान लिया जाए कि उसको बच्चे पैदा नहीं हो रहा है, समझ गए, तो इसमें सबसे ज्यादा गलती किसका होता है, पुरुष का गलती है। क्योंकि महिला के पास भैया कौन सा होते हैं गुणसूत्र, X होता है, और लड़का के पास कुछ होता है X और Y होता है। तो भैया जैसा आपका गुणसूत्र जाएगा रिएक्ट करेगा अंडाणु के साथ, वैसा ही ना होगा। वो बेचारी के पास तो X है, अब तुम्हारा गुणसूत्र है कौची X गया होगा, X रिएक्ट किया होगा तो लड़की बना देगा, अगर तुम्हारा गुणसूत्र Y गया होगा तो लड़का बना देगा, समझ गए। अब तुम्हारा ही गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि लड़की पैदा होगा कि लड़का पैदा होगा। तो इसीलिए देखिएगा, जब किसी का बच्चा उच्चा नहीं होता है तो डॉक्टरवा दोनों के बुलाता है, दोनों मौगी मर्दाने आओ, ठीक ना, दोनों के चेक करेंगे, समझ गया, और दोनों के चेक करता है, ब्लड ग्रुप चेक करेगा, सीमेन टेस्ट करेगा, उसका अल्ट्रासाउंड करेगा, हेपेटाइटिस B सब जितना होता है VDRL टेस्ट सब करेगा, और बाद कहेगा कि लड़का में दिक्कत है, चाहिए उन्हें, समझ गए। अब जेकरा में दिक्कत रहता है ट्रीटमेंट करता है। चलिए, ये था क्या चीज हम लोग से रिलेटेड, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। मान लिया जाए कि किसी पुरुष का वीर्य है जो पतला बन रहा है, या जितना उसका आयतन होता है 5 से 7 ml से कम बन रहा है, तो उस पुरुष को क्या करना चाहिए। सबसे पहला चीज कि उसको खान पान पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि प्रोटीन युक्त पदार्थ, विटामिन युक्त पदार्थ, एंजाइम युक्त पदार्थ, और अपना जो जीवन शैली है उसको क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। अगर वो बढ़िया खाना खाता है, ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं, समझ गए, अब प्रोटीन युक्त पदार्थ दूध दही पूरा एकदम खाता है, समझ गया, काजू किशमिश बादाम छुहेड़ा पूरा जितना प्रोटीन युक्त पदार्थ है सब करके ठूसले जाता है, समझ गए, अंडा उंडा पूरा खाता है, समझ गए, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका जो स्पर्म काउंट है यानी कि वीर्य की जो शक्ति है, वीर्य की मात्रा है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, समझ गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक बारी बीमारी हो गया ना तो कहीं ठीक ही नहीं होगा, समझ गया। मान लिया जाए कोई लड़का के कह दिया अरे तो 2 ml हो वीर रे, तो बोल कि हाँ भाई तो हो गलो कल्याण, तो अब वो बेचारा डर जाएगा सिर्फ ना कि ये भाई वाह हमारा दिक्कत का हो दी रे, नहीं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। वीर कैपेसिटी क्या होता है, बढ़ते घटते रहता है, समझ गया। टेंशन फ्री इंसान रहता है उस समय भी क्या होते हैं, वीर कैपेसिटी में इंक्रीजमेंट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कुछ